जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन की शुरुआत हमने की है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इन पंक्तियों से। मैथिली शरण गुप्त जो थे, उन्हें महात्मा गांधी ने 1932 में राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और ये शुरुआत हमने इसलिए की है क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, इतिहास का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, वो भी इसी स्वदेश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से अपने अपने राष्ट्रों को स्वतंत्र कराने में लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, कुर्बानियां दी। तो ठीक ऐसे ही भारत ने भी एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम जो था वो झेला है। इस स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में बहुत से वीरों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। तो उन्हीं कुछ घटनाओं की झलकियां हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, भारत में राष्ट्रवाद। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन में 4 मेन टॉपिक्स हैं। तो आज के इस भाग के वीडियो में हम पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। इस भाग के वीडियो में हम टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1। इसके सभी पार्ट ABCD सभी पार्ट कवर करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट सिर्फ हम कवर करेंगे। बाकी ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, इनको हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में एक शब्द का यूज हुआ है उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद क्या होता है? सबसे पहले आपको इसका अर्थ जान लेना जरूरी है। कॉलोनियलिज्म, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? तो उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना। Colonialism means the consumption of the various resources of a weak but full of natural resources by a rich and powerful nation to fulfill its various interests. आपको पता है अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया है, तो उन्होंने भारत में विद्यमान संसाधनों का भी भरपूर प्रयोग किया है, चाहे वो मानव संसाधन हो या पूंजी हो या कोई भी किसी भी प्रकार का संसाधन हो, उन्होंने भरपूर मात्रा में अपने हित के लिए उनका प्रयोग किया है। तो अंग्रेजों का ये जो शासन काल था भारत में, इसे हम औपनिवेशिक काल कहेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। क्यों? इसके क्या कारण थे? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कवर होता है। आप बच्चे नोट्स भी साथ में प्रिपेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, तो उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया निश्चित रूप से उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उनका समान रूप से उत्पीड़न और दमन हुआ था। इस साझा अनुभव ने उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया। वे जान गए कि विदेशी शासकों को एकजुट होकर ही देश से बाहर निकाला जा सकता है। उनकी इस भावना ने ही राष्ट्रवाद के उदय में सहायता पहुंचाई। अंग्रेजों के शासनकाल में आपको पता है कि कितने अत्याचार भारतीयों ने सहन किए हैं। तो इन्हीं अत्याचारों से लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और उन्हें समझ में आने लगा कि हमारा हित स्वदेशी सरकार में ही है, स्वदेश में ही है। The process of rise of nationalism in the colonies was definitely linked to the anti-colonial movement. During the struggle against the colonial rulers, people started recognizing mutual unity. They were equally oppressed. This shared experience tied them to the thread of unity. They had come to know that foreign rulers can be pulled out of the country only in unison.
It was their spirit that helped in the rise of nationalism. तो जो ये औपनिवेशिक काल था, इसमें लोग एकजुट उन्होंने होना शुरू कर दिया और अंग्रेजी शासन को बाहर उखाड़ फेंकने के लिए वो एकजुट हो गए। अब हम बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रथम विश्व युद्ध के योगदान का वर्णन करेंगे। अब हम इसमें उसके बारे में जानेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों तथा साधनों का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए किया, अतः भारत में राष्ट्रीय आंदोलन काफी तेज हो गया। राष्ट्रीय नेताओं ने भारत में स्वशासन की मांग करनी शुरू कर दी। तो भारतीय जो थे उनके सामने विश्व युद्ध के दौरान कौन कौन सी समस्याएं जो थी वो जोर पकड़ने लगी, जिसके कारण उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को और मजबूती प्रदान की। वो हम अब इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा, उनमें सबसे पहली समस्या थी करों में वृद्धि। पहले विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय एकाएक बढ़ गया। इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क को भी बढ़ा दिया गया। आयकर के रूप में नया कर भी लगा दिया गया। इससे जनता में रोष फैल गया, जिसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। पहले आयकर नहीं हुआ करता था, लेकिन विश्व युद्ध के दौरान जब रक्षा व्यय जो था वो बहुत अधिक बढ़ गया, तो अंग्रेजों ने आयकर, इनकम टैक्स जिसे हम कहते हैं, उसको भी इम्पोज कर दिया। नंबर 2, कीमतों में वृद्धि। सबसे पहले विश्व युद्ध के दौरान खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया, क्योंकि इतनी विशाल संख्या में जो सेना थी उसके लिए खाने की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो गया, और जिस वजह से भारत में भी खाद्य पदार्थों की कमी आ गई। फलस्वरूप कीमतें लगभग दुगनी हो गई। आम आदमी का जीवन कष्टमय हो गया, अतः लोग विदेशी सामान से मुक्ति के बारे में सोचने लगे। यह सोच राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बनी। नंबर 3, सिपाहियों की जबरन भर्ती। विश्व युद्ध में अत्यधिक सैनिकों के मारे जाने के कारण अधिक से अधिक सैनिकों की आवश्यकता थी, अतः गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के प्रति रोष था। अंग्रेज क्या करते थे, जितना ज्यादा भारी नुकसान इस प्रथम विश्व युद्ध में होता था, तो उसकी भरपाई वो गांवों से जबरदस्ती नौजवानों को, युवकों को जबरदस्ती सेना में भरकर वो पूरी करते थे और उन्हें युद्ध लड़ने के लिए भेज देते थे बिना किसी ट्रेनिंग के। नंबर 4, भारतीय उद्योगपतियों में रोष। भारत में अब विदेशी पूंजी बड़े पैमाने पर लगाई जाने लगी। भारतीय उद्योगपति चाहते थे कि सरकार आयातों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाए तथा उन्हें सुविधाएं देकर भारतीय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करे। अब उन्हें भी आभास होने लगा था कि केवल यह एक दृढ़ राष्ट्रवादी आंदोलन तथा एक स्वाधीन भारतीय सरकार के द्वारा ही सुरक्षा के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको पता है कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि भारत में एक सुई तक का निर्माण जो था, वो भारत में जो एक सुई तक आती थी वो भी इंग्लैंड से ही बनकर आती थी। तो भारत के जो अपने स्वदेशी उद्योग थे उनमें बना हुआ सामान महंगा होता था, क्योंकि उन पे भारी टैक्स लगाए होते थे, और इंग्लैंड से आने वाले सामान पे कोई आयात टैक्स नहीं लगता था या बहुत ही कम टैक्स लगता था, जिससे वो सामान बहुत सस्ता होता था और लोग भी उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होते थे। तो इससे भारत के जो उद्योगपति थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे। नंबर 5, मजदूरों तथा दस्तकारों में रोष। आर्थिक शोषण, बेरोजगारी तथा महंगाई से पीड़ित मजदूर तथा दस्तकार भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो उठे, क्योंकि इनका भी बहुत अधिक मात्रा में इनका शोषण किया जा रहा था। उनके लिए निर्वाह करना भी कठिन था। वे सोचने लगे कि यदि भूखा ही मरना है तो स्वदेशी सरकार की छाया में ही क्यों ना मरा जाए, स्वदेश में ही क्यों ना मरा जाए। अतः वे स्वतंत्रता के लिए कोई भी आहुति देने के लिए तत्पर हो उठे। तो इस तरह भारतीय समाज के सभी वर्ग अंग्रेजी सरकार की नीतियों से पीड़ित थे, अतः उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन का आरंभ कर दिया। The description of the contribution of the First World War in the growth of the national movement in India is as follows. The First World War lasted from 1914 to 1918
AD. In this war, the British used Indian soldiers and resources for their selfishness. Therefore, the national movement in India has become quite rapid. National leaders started demanding self-government in India. Number 1. Increase in taxes. Due to the First World War, defense expenditure increased suddenly. To meet this expenditure, the government increased taxes. In addition, the customs duty was also increased. A new tax was imposed as income tax. This spread public anger, which gave rise to nationalism. Number 2, increase in prices. During the First World War, there was a huge scarcity of food items. As a result, the prices almost doubled. The life of the common man became painful, so people started thinking about freedom from foreign goods. This thinking became the basis of the national movement. Number 3. Forced recruitment of soldiers. Due to excessive casualties in World War, more and more soldiers were needed. Therefore, youth from the villages were forced into the army. This led to a special resentment against the government in rural areas. Fury among Indian industrialists. Number 4. Foreign capital is now being invested in India on a large scale. Indian industrialists wanted the government to impose heavy custom duty to imports and by providing them facilities, provide security to Indian industries. Now they too began to realize that only through a strong nationalist movement and an independent Indian government, the goals of security can be achieved. Number 5. Rage among laborers and artisans. Workers and artisans suffering from economic exploitation, underemployment, and inflation also became active in the national movement. It was difficult for them to survive. They started thinking that if they want to die hungry, then why not die in the shadow of the indigenous government? So they were ready to make any sacrifice for freedom. Indigenous होता है स्वदेशी. This way, all sections of Indian society suffered from the policies of the English government. Therefore, they started the national movement for independence. Next topic is सत्याग्रह आंदोलन का विचार. The idea of सत्याग्रह. सत्याग्रह क्या था? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के जन आंदोलन द्वारा वहां की नस्ल भेदी सरकार का सफलतापूर्वक सामना किया था. उन्होंने अपनी इस नई नीति को सत्याग्रह का नाम दिया. उनके अनुसार यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो दमनकारी से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है. सत्याग्रह बदले की भावना या हिंसा का सहारा लिए बिना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है. गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह मार्ग सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है. सत्याग्रह. Mahatma Gandhi launched a new kind of mass movement in South Africa to protect the racist government there. He had successfully faced this. He named this new policy as Satyagraha. According to him, if your purpose is true and your struggle is against injustice, then you do not need any physical force to fight against the oppressor. Satyagraha can succeed in its purpose without resorting to revenge or violence. Gandhi ji believed that this path of non-violence can bind all Indians in the thread of unity. Next है इसी में ही सत्याग्रह में आता है कि गांधी जी द्वारा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन कौन कौन से हैं. तो नंबर 1, 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था, ये बेटा इसको ध्यान से समझना, बागान व्यवस्था आपके लिए क्वेश्चन आता है कि जो चंपारण आंदोलन था बिहार का, वो किस टॉपिक को लेकर था, किस व्यवस्था के खिलाफ था. तो ये था बागान व्यवस्था के खिलाफ. किसानों को संघर्ष के लिए उन्होंने प्रेरित किया. नंबर 2, 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया. फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे. वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए.
नंबर 3, 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। This satyagraha movement by Gandhiji for different purpose in different places. Number 1, in 1917, he visited Champaran area of Bihar and against the oppressive plantation system inspired farmers to struggle. Number 2, in 1917, he organized a satyagraha to help the farmers of Kheda district of Gujarat. Due to crop failure and plague epidemic, the farmers of Kheda district were not in a position to pay rent. They wanted the rent to be relaxed. Number 3, in 1918, Gandhiji went to Ahmedabad to run the Satyagraha movement among the workers of cotton textile factories. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 फरवरी 1919 को लागू हुआ था। और इसे लागू किसने किया था? दिस एक्ट इज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस कमेटी के जो हेड थे वो थे जज सिडनी रॉलेट। तो इन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट पड़ा है। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया। इस एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम महायुद्ध के कारण भारत को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस समय में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार अंग्रेजी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। अतः सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए नजरबंद करने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने भारतीयों की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वे किसी भी क्षण राजनीतिक बंदी बनाए जाने के डर से चिंतित रहने लगे। ऐसी अवस्था में इस एक्ट का विरोध होना स्वाभाविक ही था। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। दिस इज 1.3 पार्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का। The Rowlatt Act was passed by the Imperial Legislative Council in 1919 AD. This act is also known as Black Law. India faced many problems due to the First World War. At this time, the spread of national movement in India could prove fatal for the British Empire. So the government passed the Rowlatt Act to suppress the national movement. According to this act, the government got the right to crush political activities and stop political prisoners without any trial for 2 years. Thus, this act questioned the freedom of Indians. At any moment, they were worried about the fear of being held political captive. In such a situation, it was only a natural to oppose this act. रॉलेट एक्ट के विरोध में कई रैलियों का आयोजन किया गया, कई जुलूसों का आयोजन किया गया और रेलवे में वर्कशॉप के जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पे चले गए। अंग्रेज भारतीयों के इस विरोध से चिंतित हो उठे और उन्होंने राष्ट्रवादियों का दमन करना शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत से स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस में गोली चला दी, जिसके बाद पूरे शहर में, पूरे अमृत शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर जो थे उन्होंने उसकी कमान संभाल ली। ये 10 अप्रैल की घटना थी। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ वो आज भी लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में कभी ना मिटने वाले जख्म दे गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। यह एक विशाल मैदान है। 13 अप्रैल 1919 को लोग यहाँ बैसाखी के सालाना मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे। बहुत से लोग तो वहां रॉलेट एक्ट का विरोध करने पहुंचे। इस मैदान का प्रवेश द्वार संकरा है और यह चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। वे लोग इस बात से बेखबर थे कि शहर में मार्शल लॉ लागू था। माना जाता है कि जनरल डायर इन निहत्थे सत्याग्रहियों के मन में आतंक बिठाकर एक नैतिक प्रभाव डालना
चाहता था, इसलिए वह अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर आ पहुंचा और उसने सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। देखते ही देखते मैदान में लाशों का ढेर लग गया। इस विस्फोटक स्थिति से निपटने के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। जलियांवाला बाग मैस्क्रे। Jallianwala Bagh is located in Amritsar. It is a vast plain. On 13th April 1919, people arrived here to participate in the annual Vaisakhi fair. Many people came there to protect the Rowlatt Act. The entrance to this ground is narrow and it is surrounded by high walls from all four sides. They were unaware that martial law was in force in the city. It is believed that General Dyer wanted to create a moral impact by creating terror in the minds of these unarmed satyagrahis. So he arrived at the main gate of Jallianwala Bagh with his armed soldiers and he ordered the satyagrahis to fire bullets. On seeing this, there was a pile of dead bodies in the ground. A curfew was imposed in the city to deal with this explosive सिचुएशन। ये है जनरल डायर और ये है शहीद उधम सिंह। तो प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग के इस हत्याकांड में लकीली एक छोटा सा बच्चा ऐसा था जो जीवित बच गया था और इस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने ये सारा नरसंहार होते हुए देखा था और उसे पता था कि ये नरसंहार जो है ये किसके इशारे पे हुआ है, जनरल डायर के इशारे पे हुआ है। तो इस बच्चे ने छोटी सी ही उम्र में अपने मन में प्रण कर लिया था कि बड़ा होकर मैं इस व्यक्ति से जरूर बदला लूंगा और बिल्कुल हुआ भी वैसे ही। युवावस्था में यही बच्चा जिसका नाम है उधम सिंह, इस बच्चे उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली से उड़ा दिया था, उसकी हत्या कर दी थी और अपने इसी कार्य के लिए ये जो सरदार उधम सिंह थे इन्हें शहीद होना पड़ा, मतलब उन्हें सजा दी गई तो इसे हम शहीदी कहेंगे। तो ये इसके लिए शहीद हो गए थे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी तथा मुस्लिम नेताओं ने सारे देश का भ्रमण किया। चौराहों पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। यह सभी गतिविधियां शांतिपूर्ण थी क्योंकि असहयोग आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया और भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी। इस हिंसात्मक घटना से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है। तो क्वेश्चन ये है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने की मतलब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया था। ये इसकी मेन वजह थी, चौरा चौरी की जो घटना हुई उस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी एंड मुस्लिम लीडर्स टूअर्ड द होल कंट्री टू मेक द प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पब्लिक। Holy of foreign clothes was lit at the crossroads. All these activities were peaceful as the non-cooperation movement was based on non-violence. Unfortunately, a peaceful procession passing through the market at a place called Chaura Chauri in Uttar Pradesh turned into a violent confrontation with the police and the mob set the police station on fire. Saddened by this violent incident on 12th February 1922, Gandhi ji decided to withdraw the non-cooperation movement. तो ये वो कारण था जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो कल इस लेसन के दूसरे भाग के वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे टू ऑल।